हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा द हिंदू न्यूज डिस्कशन काफी कुछ है पढ़ने के लिए, काफी कुछ है सीखने के लिए। बिना समय गवाए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं आगे। सैटरडे सेशन नहीं हुआ था, एज आई टोल्ड यू आई वाज नॉट वेल लास्ट वीक, तो बस वो लास्ट डे ही था जब थोड़ा हॉस्पिटल एंड ऑल सब जाना था, चेकअप एंड ऑल, सारे ब्लड टेस्ट सब कुछ ठीक है। तो आज से सेशन जो है हमारा डेली होगा। सैटरडे में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था सेडिशन, जो आज के सेशन में हम एंड में कवर करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। उससे पहले क्लैट के लिए क्लैट पॉइंट लेकर आया है क्लैट यूजी 2024 एवेंजर बैच। अगर आप लोग भी क्लैट यूजी का एग्जाम देना चाहते हैं एंड यू वांट अ कोर्स जो आपके लिए हेल्प कर सकता है इस एग्जाम को मतलब फ्लाइंग कलर्स के साथ पास करने के लिए, तो क्लैट यूजी 2024 का एवेंजर बैच आप चाहें तो इनरोल कर सकते हैं। 7 बुक्स आपके घर पे आएंगी, लाइव क्लासेस हैं, मॉक टेस्ट हैं, पर्सनल मेंटरशिप है, एवरीथिंग यू नीडेड टू क्रैक दिस एग्जाम, सब कुछ आपको इसमें मिलने वाला है। आप हमारी ऐप पे जाके डेमो क्लास भी देख सकते हैं। वही अगर आप क्लैट 2025 की तैयारी कर रहे हैं देन 32,999 रुपीज़ में हमारा विजेता बैच है जिसमें आप इनरोल कर सकते हैं। आप क्लैट पॉइंट का मैजिक बॉक्स भी घर बैठे बैठे मंगा सकते हैं, इसमें आपको मॉक्स एंड आपके जो बुक्स हैं वो मिल जाएंगी। ठीक है, चलो पहली न्यूज़ है आज की। इंडिया गेट्स न्यू पार्लियामेंट हाउस, प्राइम मिनिस्टर सेड्स इट्स सिंबल ऑफ एस्पिरेशन। देखो, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की जो स्पीच थी अभी न्यू पार्लियामेंट को लेके, उसमें उन्होंने न्यू वर्ड को बहुत बार यूज किया है, नए भारत नए भारत नए भारत, तो वो वाली बात है। ऐसा कुछ नहीं है इसमें कि हमारे एग्जाम में आ जाएगा, बट हाँ एक बार इसको देख लेते हैं क्योंकि जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीजें थी, जैसे कि ये सेनेगल या सारी चीजें, न्यू पार्लियामेंट, ये सब हमने पहले कवर कर लिया है। बट अभी थोड़ा सा एक बार इसको बस जल्द से मतलब ऊपर से देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बोला गया है कि 140 करोड़ सिटीजन्स जो हैं हमारे देश में, उनके लिए इंस्पिरेशन है और ये दिखाता है नया पार्लियामेंट की कैसे जो फ्यूचर में भारत जो है वो डेवलप्ड कंट्री बनेगा, तो ये उसका एक सिंबल है। देखो क्या कहा जा रहा है, आपको पता है कि आज से 25 साल बाद जो है भारत की आज़ादी को 100 साल हो जाएंगे। आज भारत डेवलपिंग कंट्री में है, तो ये कहा जा रहा है कि फ्यूचर में जब हम डेवलप्ड कंट्रीज बनेंगे तो ये उसका एक सिंबल है। ठीक है, ये बताने की कोशिश करी जा रही है। फिर यहाँ पे नया भारत वही वाली चीज़ है, आत्मनिर्भर भारत का ये प्रमाण है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने यहाँ पे 2 बार मतलब 2 तरीके से इसका इनॉग्रेशन हुआ है। पहला तो यहाँ पे ये हुआ था जब धोती एंड कुर्ता में वो आए थे, ओम बिरला साहब भी उनके साथ में थे, गांधी जी के स्टैचू को ट्रिब्यूट दिया गया था। फिर वैदिक चैंट्स हुई थी, गणपति हवन हुआ था सेनेगल को। फिर जो आपके लोकसभा के स्पीकर हैं उनके राइट साइड में रखा गया, ये ध्यान रखना, ये जो है स्पीकर के चेयर के राइट साइड में इसको रखा गया है। तो यही चीज़ें, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कि हमें भाई देखना है, समझने वाली बात थी थोड़ी बहुत वो है, बाकी न्यूज़ पढ़ोगे तो समझ जाओगे। यहाँ पे अपोजिशन उसको क्रिटिसाइज कर रहा है, तो वो ये सारी बातें लिखी हुई हैं। ठीक है, इसके बाद देखो रिसेप तैयब एर्दोगन जो हैं वो फिर से टर्की के प्रेसिडेंट बन गए हैं। तो ये यहाँ पे एक ये न्यूज़ है, थोड़ा सा इनके बारे में मैं बता देता हूँ आपको। टर्की आपको पता ही है, ठीक, ये 69 ईयर्स के हैं, जस्टिस एंड डेवलपमेंट इनकी पार्टी है। इस तरीके के क्वेश्चन मैंने पास्ट में देखे हुए हैं कि भाई फला बंदा जीता है तो वो किस पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता है। तो ये भारत के लिए तो नहीं पूछेंगे क्योंकि आप तुरंत बता दोगे राहुल गांधी जी कांग्रेस से हैं, मोदी जी कहाँ से हैं, पर फॉरेन कंट्रीज का नहीं पता होता है। तो जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी से ये हैं रिसेप तैयब एर्दोगन, और ये जो हैं फिर से प्रेसिडेंट बन चुके हैं टर्की के। ठीक, 1 किल्ड एज रशिया लॉन्चेस लार्जेस्ट ड्रोन अटैक ऑन काइव। तो रशिया ने देखो ड्रोन अटैक जो है वो यूक्रेन पे लॉन्च किया, उसमें लोगों की मतलब 1 लोगों की मृत्यु हुई ऐसा बताया जा रहा है, बट ये ऑफिशियल आंकड़े मतलब थोड़े बहुत कम ज़्यादा होते हैं। उसने प्रॉब्लम्स कितनी क्रिएट करी होंगी वहाँ पे वो एक अलग बात है। ठीक है, अब थोड़ा सा ना ये ड्रोन जो यूज़ हुआ है यहाँ पे वो हुआ है शाहिद ड्रोन। ये नाम आपको सुना सुना लगना चाहिए क्योंकि मैंने आपको इसके बारे में पढ़ाया हुआ है। जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस। हाँ, तो शाहिद ड्रोन की बात करते हैं। ठीक है, शाहिद ड्रोन हमने पहले भी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, एक बार और देखते हैं। शाहिद ड्रोन जो है ना कुछ इस तरीके का है, ठीक, और इसको रशिया के अंदर ना शाहिद ड्रोन के नाम से नहीं जानते हैं। रशिया वाले जो हैं इसको बोलते क्या हैं, कामकाजी ड्रोन। क्या बोलते हैं, कामकाजी ड्रोन। ठीक, ये वाला नाम रखा हुआ है इन्होंने। अब ये नाम कहाँ से इंस्पिरेशन आया है, देखो वर्ल्ड वॉर के दौरान ना जापान में एक एयर सेना होती थी, ठीक है,
ये जो सेना होती थी क्या करती थी कि भाई ये कहीं पे अपना जेट लेके जाते थे और जेट के साथ वहाँ पे ब्लास्ट करा देते थे, मतलब सुसाइड मिशन पे रहते थे ये लोग, तो उनको उस समय कामकाजी सेना या कामकाजी सोल्जर्स कहा जाता था। उसी के बेसिस पे यहाँ पे इस ड्रोन का नाम रशिया ने कामकाजी ड्रोन रख दिया था। ये शाहिद ड्रोन या फिर कामकाजी ड्रोन जो है ये है तो मेड इन ईरान। ईरान ड्रोन टेक्नोलॉजी के मामले में वर्ल्ड में बहुत आगे है और ये जो है ना ये ईरान के द्वारा ही बनाया गया है। रशिया ने काफ़ी सारे खरीदे थे ईरान से। ये देखो ड्रोन कामकाजी क्यों कहते हैं, कैमकाजी जो भी हो, क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो इस ड्रोन से ना आप जाके जो भी आपको काम, जैसे आपको जाके वहाँ पे सर्विलांस कराना है या फिर आपको ड्रोन के थ्रू चेक करना है कि क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें तो कर ही सकते हो। साथ ही साथ आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि देखो यहाँ पे ना इसमें आप जो बारूद होता है वो भर सकते हो और ये कहीं पे भी जाके किसी भी चीज़ से टकरा के फिर ब्लास्ट भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ है, इसलिए इसको कामकाजी ड्रोन के नाम से रशिया ने नाम रखा है। इसकी अगर मैक्सिमम स्पीड की हम बात करें तो 185 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकता है। 200 केजी के आसपास का ये वेट करता है। वॉरहेड जो है इसमें 36 केजी एक्सप्लोजिव जो हैं वो भरे जा सकते हैं। ठीक है, शहीद 136 या फिर कामकाजी ड्रोन, इस तरीके के रैक में इसको लॉन्च किया जाता है। थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेते हैं कामकाजी ड्रोन एंड क्रूज मिसाइल में। देखो क्रूज मिसाइल भी ब्लास्ट करने के काम में आती है, बट अगर आप कंपेयर करोगे ना दोनों की प्राइजेस, तो जो गाइस क्रूज मिसाइल है ना इट इज़ वेरी कॉस्टली। मतलब ये इतना जो कामकाजी ड्रोन उसके कंपैरिजन में ना काफ़ी रीजनेबल पड़ता है। कैसे पड़ता है देखो, इसको यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। एक क्रूज मिसाइल जो है ना वो $1 मिलियन US या 2 मिलियन के आसपास की आती है। वहीं यहाँ पे देखिए इसका कॉस्ट कितना होता है, $20,000 के आसपास। ठीक है, वो अलग बात है कि यहाँ पे आप एक्सप्लोजिव्स ज़्यादा स्टोर कर सकते हो, लेकिन छोटे मोटे ब्लास्ट के लिए तो यही सही है ना। सर्विलेंस का काम कर सकता है, पिक्चर्स खींच सकता है, वापस से बेस पे आ सकता है, आप चाहो तो रिटर्न कर लो, मतलब जैसा आपने कहीं भेजा वहाँ से वापस बुला लिया, और मन किया तो इसको क्रैश करा दिया। ठीक है, तो ये इसका जो है फ़ायदा है। कहाँ से बना है, ईरान से बना है। ईरान में इसको शहीद 146 आई थिंक बोलते हैं, और आपके रशिया में इसका नाम रख दिया गया है क्या, कामकाजी ड्रोन। किसके बेसिस पे रखा हुआ है मैंने आपको बताया। जापान में एक सेना थी वर्ल्ड वॉर के दौरान जिनको कामकाजी बोला जाता था, तो उन्हीं से इंस्पायर्ड होके शहीद 136 का नाम रशिया ने कामकाजी ड्रोन रखा था। ठीक है, कल आईपीएल का फाइनल था बट हो नहीं पाया बारिश की वजह से, तो आज रिजर्व डे था, तो आज इवनिंग में आईपीएल का फाइनल होने वाला है। आईपीएल के फाइनल से पहले एक न्यूज़ है, वैसे तो क्लैट नहीं पूछता है स्पोर्ट्स पे इतना, लेकिन तब भी पता होना चाहिए। तो अंबती रायडू जो हैं ये सीएसके के खिलाड़ी हैं, इन्होंने घोषणा कर दी है कि भाई आईपीएल का फाइनल जो है इनका लास्ट मैच रहेगा, तो ही इज रिटायरिंग। ठीक है, धोनी साहब का देखो अभी पता नहीं है, तो इसीलिए प्रोबेबली धोनी विल प्ले नेक्स्ट ईयर, तो या फिर वो लेंगे भी अगर रिटायरमेंट तो वो अचानक से लेते हैं, मैच के बाद नहीं लेते हैं, बट इन्होंने अभी लिया है। तो अगर कल को कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आईपीएल फाइनल में कौन से खिलाड़ी ने रिटायरमेंट ली थी या कुछ ऐसा, तो अंबाती रायडू इनका नाम है। ठीक है, जो क्रिकेट लवर्स होंगे उनको तो पता ही होगा ये, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता होता है, जो क्रिकेट लवर्स नहीं हैं, तो उनके लिए ये मैंने आपको बता दिया है। फिर यहाँ पे देखिए एक वुमेन है, इनका नाम है जस्टिन ट्राइट। क्या नाम है, जस्टिन ट्राइट। ठीक है, तो पूरी बात पढ़ते हैं। बिकम्स ओनली द थर्ड वुमेन टू विन, क्या विन, पाल्मा डी ओर एट कैनिस। ठीक है, तो कैनिस का ये ना वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट अवार्ड है, मतलब सबसे हायर अगर आप रैंक में देखो तो ये बहुत बड़ा अवार्ड है। इसका नाम है पाल्मे डी ओर। ठीक, ये मिला है जस्टिन ट्राइट को, और ये सिर्फ अभी तक इतिहास में तीसरी ऐसी वुमेन बनी है जिनको अवार्ड मिला है। किस चीज़ के लिए मिला है, तो इनकी एक मूवी है जो इन्होंने डायरेक्ट करी थी आई थिंक, है ना, उस मूवी का नाम मेरे दिमाग से निकल रहा है, हाँ, आईसी टेल ऑफ एनाटॉमी ऑफ ए फॉल। एक ये फ्रेंच मूवी थी, थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, जस्टिन ट्राइट इनका नाम है। ठीक, एंड शी इज द ओनली थर्ड वुमेन इन द हिस्ट्री जिनको पाल्मे डी ओर मिला है कैनिस पे। कौन सी मूवी थी इनकी, आईसी टेल ऑफ एनाटॉमी ऑफ ए फॉल, और ये जो है फ्रेंच मूवी है, ये आपके इसमें लिखी भी हुई है यहाँ पे, तो आप यहाँ से इसको देख भी सकते हैं।
ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूजेस टू हियर प्ली अगेंस्ट ओपनिंग ऑफ पार्लियामेंट। तो ये सैटरडे की न्यूज़ है, तभी फिर ओपनिंग हो भी पाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया इन सब चीज़ों में हम क्यों इन्वॉल्व हों, ये तो गवर्नमेंट के डिसीजन है और जो भी वो ले रहे हैं लेट इट बी, वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज़ कर दिया था इस पे सुनवाई करने के लिए, ठीक है। इसके बाद एक एडिटोरियल आया था सेडिशन से रिलेटेड। ये क्यों आया था पहले ये समझ लेते हैं। देखो हुआ क्या, मार्च 30 के दिन लाहौर की हाईकोर्ट, ये सैटरडे का है, लाहौर की हाईकोर्ट में जाके जो है ना सेडिशन जो है वो खत्म कर दिया गया। कहां पे? पाकिस्तान में। देखो आप एक सिंपल सी बात समझ लो, जहां जहां पे ब्रिटिशर्स का राज रहा है वहां वहां पे सेडिशन लॉ या फिर जो LGBTQ के अगेंस्ट में जो होमोसेक्सुअलिटी को लेकर लॉ रहता था, ये सब आपको कॉमन मिलेगा क्योंकि इन दी एंड सब ब्रिटिशर्स से आया है। तो पाकिस्तान इज ऑल्सो अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स, तो भाई वहां पे भी ये सब लॉज हैं। तो अभी लाहौर में भी खत्म किया। इंडिया में क्या था, इंडिया में हमारी सुप्रीम कोर्ट ने इसको होल्ड पे डाल दिया था और काइंड ऑफ खत्म ही कर दिया था। बस ये कहा था कि गवर्नमेंट इसको जल्द से जल्द स्क्रैप करे और इसके ऊपर अब नए अरेस्ट हो, ये सब ना हो। देखो मेरा आप लोगों से क्विज का क्वेश्चन है आज का कि कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ सुप्रीम कोर्ट ने किस केस के अंदर ये बात कही थी, वो मैंने आपको सब बताया हुआ है, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ, राइटर जो है ना ये क्रिटिसाइज कर रही है। अभी रिसेंटली क्या हुआ, आई थिंक इलाहाबाद के अंदर ये हुआ है, एक बार मैं देख लेता हूँ इसको। अहमदाबाद में हुआ है, ठीक है, दिल्ली अहमदाबाद में हुआ क्या है। देखो प्रेस, कुछ जो जर्नलिस्ट थे जो अखबार या कुछ इस तरीके की पत्रिकाएं छापते थे, उन्होंने कुछ मोदी जी के अगेंस्ट में छापा था, तो उनको फिर अरेस्ट कर लिया गया अंडर प्रेस इन रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867, ठीक है। तो राइटर ने इस एडिटोरियल में क्या लिखा है कि सेडिशन लॉ कोर्ट हमारी कह रही है कि खत्म कर दो, पर दूसरे लॉज के अंदर जो कुछ प्रोविजंस है ना जो बेसिकली कहते यही हैं कि आप कुछ इस तरीके की चीजें ना कहिए जो सरकार के अगेंस्ट में हो, तो उसका यूज करके भी यहाँ पे अरेस्ट किया जा रहा है। और आपको पता होगा कि अभी गवर्नमेंट ने कोई सेडिशन लॉ को स्क्रैप करने के लिए अपनी तरफ से स्टेप नहीं उठाया है। तो ये पूरा आर्टिकल कहने की कोशिश कर रहा था जो अपने काम का नहीं है। सेडिशन लॉ क्या है, ये अपने काम का है और इसको डिटेल में देखने की कोशिश अब शुरू करते हैं, ठीक है। सेक्शन 124A ऑफ IPC क्या डिफाइन करता है, पहले ना लेमन लैंग्वेज में बता देता हूं मैं आपको। लेमन लैंग्वेज में बेसिकली मतलब ये कि अगर किसी बंदे ने सरकार के अगेंस्ट में कुछ बोल दिया जो कि देश की सोवरेनिटी इंटीग्रिटी को खतरे में पहुंचा सकता है, तो वो सेडिशन के अंदर में उसकी सजा हो जाती थी। देखो ये ब्रिटिशर्स के समय का कानून है, आप समझ सकते हो कि उस समय आज़ादी की लड़ाई होती थी तो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में लोग कुछ कुछ कहते थे, तो तब ये चीज़ समझ में आती थी। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद ये कानून को आगे बढ़ाने का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, क्योंकि उस समय तो हम लोग बाहर वालों से फाइट कर रहे थे और हम लोग खुद इस कानून के अगेंस्ट में लड़ते थे कि क्यों ये कानून है। आज वही कानून देश में लागू है। आपको ऐसे जान के ताज्जुब होगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ना अच्छी खासी डिबेट हुई थी कि सेडिशन लॉ को आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है, लेकिन इन द एंड फिर उसको बढ़ा दिया गया। तो यहाँ पे सेडिशन लॉ का बेसिकली मतलब क्या है, एनी पर्सन बाय वर्ड्स आइदर स्पोकन और रिटन, by signs or by visual representation or otherwise brings or attempts to bring into hatred or contempt or excites or attempt to excite disaffection towards the government established by law in India, तो उसको सेडिशन में चार्ज कर लिया जाएगा, ठीक है। तो ये वाली चीज है बेसिकली। ये आया क्यों है, प्रोटेक्टिंग द इलेक्टिंग गवर्नमेंट। देखो पहले कभी कभी आप इसकी नीड समझ सकते थे, जैसे देखो जब नया नया देश आज़ाद हुआ था तो आपको पता है कि बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स भी थे जिनको इंडिया में मिलाना था, और फिर लिंग्विस्टिक बेसिस पे बहुत डिवाइड हो रहा था, रिलीजन बेसिस पे बहुत डिवाइड हो रहा था। तो उस समय चीज़ों को इन्फोर्स कराने के लिए इस तरीके का कानून था, तो तब भी समझ में आता है। बट अब इतने समय के बाद अगर अभी भी ये कानून आगे बढ़ रहा है तो बहुत चिंता का विषय है। तो इसीलिए फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इंटरफेयर करके चीज़ें करी हैं, आपको पता ही है। थोड़ा सा और जानते हैं सेडिशन लॉ के बारे में। तो 17th सेंचुरी में इंग्लैंड में इसको लाया गया था, ठीक है, जिसमें कि सिर्फ ओनली गुड ओपिनियंस ऑफ द गवर्नमेंट ही सर्वाइव करें, कोई उनके अगेंस्ट में ना बोले, ये चीज करने की कोशिश करी गई थी, ठीक है। ओरिजिनली ड्राफ्टेड इन 1837 बाय थॉमस मैकलॉय इन द ब्रिटिश हिस्टोरियन पॉलिटिशियन, बट आईपीसी के अंदर इसको 1860 में इनेक्ट कर दिया गया था, ठीक है। सेक्शन 124A was inserted in 1870 by an amendment introduced by सर जेम्स स्टीफन, क्या नाम है इनका,
1870 में एक अमेंडमेंट लाया गया जिनके द्वारा सर जेम्स स्टीफन, ठीक है। वैसे आपको मैं बता दूं कि ये बेसिकली लाया क्यों गया था, इंडियंस जो है ना ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में काफी आवाज कर रहे थे। आपको याद होगा 1857 के रिवोल्ट के बाद बहुत सारी देश में एक डायनेमिक्स चेंज हो गई थी। इंडियंस को ये लगने लगा था कि हम आज़ादी क्लेम कर सकते हैं, मांग सकते हैं। पहले क्या होता था ना, भारतीय सिर्फ अपने राइट्स के लिए लड़ते थे, पर आफ्टर 1857 रिवोल्ट फिर ये होगा कि नहीं, हमें पूरी आज़ादी चाहिए। तो यहाँ पे ये देखने को मिला कि भाई उनको रोकने के लिए इस तरीके का कानून लाया गया, ठीक है। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग ना 1819 में, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा, पहली बार इस कानून का यूज भी कर दिया गया था। लोग ना ये बोलते हैं बाल गंगाधर तिलक जो हैं शायद उनके ऊपर इसको पहली बार यूज किया गया था, बट ऐसा नहीं है। आई एम नॉट एबल टू रिकॉल हिज नेम। आप लोग एक बार गूगल करिएगा, मैं कल मैं बताऊंगा कि पहली बार सेडिशन लॉ का यूज किस भारतीय के अगेंस्ट में किया गया था, ठीक है। वैसे तो लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, सबके ऊपर इसका एक एक बार, दो बार कभी ना कभी यूज किया जा चुका है ब्रिटिशर्स के द्वारा, ठीक है। इसको देखो कॉग्निजेबल ऑफेंस की कैटेगरी में डाल दिया गया था। कॉग्निजेबल ऑफेंस बेसिकली मतलब है नॉन बेलेबल हो जाता है, सीरियस ऑफेंसेस की कैटेगरी में डाल देते हैं, विदाउट वारंट यू कैन बी अरेस्टेड, तो वो वाली चीज है। एक और मेरा क्वेश्चन है, ट्रिपल तलाक के ऑफेंस को अगर कोई करता है तो किस कैटेगरी में डाला गया है, कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। चलो फिर यहाँ पे देखते हैं क्या है। कॉग्निजेबल ऑफेंस का बेसिकली मतलब बताया हुआ है, अरेस्ट विदाउट अ वारंट इज नाउ परमिसिबल, इम्प्रिजमेंट अप टू 3 years टू अ लाइफ टर्म टू विच अ फाइन में बी एडेड। तो 3 साल तक की सजा है, फाइन भी है, दोनों चीजें हो सकती हैं। अ पर्सन चार्ज इन दिस लॉ ही कैन नॉट अवेल एनी गवर्नमेंट जॉब, वो यूपीएससी का एग्जाम नहीं दे सकता है, प्लस उसका पासपोर्ट भी जब्त हो जाता है, वो फॉरेन कंट्रीज में भी विजिट नहीं कर सकता है। तो ये आपको समझ में आया होगा सेडिशन लॉ का कितना भयंकर यूज हो सकता है अगर किसी को इसमें डाल दिया जाए। देखा क्या जाता था, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी, जो भी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में रहती थी इस लॉ को अपने अनुसार यूज करती थी। यूपीए ने भी अपने ज़माने में बहुत किया है, एनडीए ने भी अपने ज़माने में बहुत किया है, तो सब कर ही रहे हैं। तो उसी को रोकने के लिए कोर्ट ने इंटरफेयर यहाँ पे ये किया था, ठीक है। चलिए, तो आज हमने क्या क्या देखा, आज हमने सेडिशन लॉ को डिटेल में देखा, हमने कामकाजी द्रोण के बारे में डिटेल में जाना, बाकी तो न्यू पार्लियामेंट के बारे में ऑलरेडी देख चुके हैं। मैंने आपसे जरूर ये बात बोली है, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि न्यू पार्लियामेंट के साथ साथ जो ओल्ड पार्लियामेंट है ना, उसका थोड़ा सा हिस्ट्री नोट कर लेना। ये मैंने आप लोगों को आई थिंक जिस दिन सेशन किया था ना, उस दिन मैंने बताया भी था कि इसी के साथ अपने नोट्स में डाल लेना कि कल को अगर उस पर भी कुछ क्वेश्चन पूछ लें, जो कि मैंने उस दिन ना उसके नोट्स मिस कर दिए थे, ठीक है। और मैं किसी दिन वैसे कर भी दूंगा, लेकिन फिलहाल अभी ये ध्यान रखना, ठीक है। तो आई होप गाइज यू हैव फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई करते रहो। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।